हे एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम बात करेंगे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के सैम्पल कलेक्शन की। कैसे सैम्पल कलेक्ट किए जाते हैं एनालिसिस के लिए। तो जो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, इथाइल अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन है, वो ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। फेटल पीरियड और फेटल डोज पे मैंने लाके वो वीडियो एंड कर दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड रिलेटेड सैम्पल्स को कैसे कलेक्ट करना है और कौन कौन से सैम्पल्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो सैम्पल कलेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड सैम्पल के बारे में। तो जो ब्लड सैम्पल है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड वो प्रोहिबिटेड नहीं है। देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग ब्लड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यूजुअली ब्लड फ्रॉम क्यूबिटल वेन। तो बॉडी से ब्लड सैंपल लेने का प्रोहिबिशन नहीं है, मनाही नहीं है। हम किसी भी बॉडी के पार्ट से ब्लड ले सकते हैं, पर यूजुअली कहाँ से ब्लड लेते हैं? क्यूबिटल वेन से। जो क्यूबिटल वेन है वो ये वाली है, साइड में जो लिखा हुआ है मीडियन क्यूबिटल वेन। जनरली आप जब कोई भी चेकअप के लिए जाते हो और जब ब्लड सैंपल लिया जाता है चेकअप के लिए तो वो इसी वेन से लिया जाता है। तो हम ब्लड अल्कोहल के लिए भी इस वेन से ही ब्लड कलेक्ट करेंगे। ओनली क्वालिफाइड पर्सन शुड टेक द सैम्पल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर। तो जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो नर्स हो या कोई कंपाउंडर हो या तो डॉक्टर हो, तो जो क्वालिफाइड हैं, जिनको ब्लड सैंपल लेने का आइडिया है, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन जो कि इंचार्ज है उस एरिया का या जो ऑफिसर है उसने ब्लड सैंपल का कलेक्शन कर लिया, तो वो ऐसे नहीं कर सकते। जो क्वालिफाइड पर्सन है वो ऑफिसर के प्रेजेंस में ही ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। और जो ब्लड है वो हम 2 सैम्पल्स लेंगे। टेक 2 सैम्पल्स ऑफ ब्लड 5 ml ईच। तो टोटल 10 ml सैम्पल हमको चाहिए ब्लड का। 5-5 ml हम 2 सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे और उनको बचाने के लिए प्रिजर्व करेंगे 100 mg सोडियम फ्लोराइड से। सोडियम फ्लोराइड जो ब्लड है उसको डिग्रेड होने नहीं देगा, कोएगुलेट होने नहीं देगा, वो उसको प्रिजर्व करके रखेगा। तो प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी है वरना हमारा सैंपल ख़राब हो जाएगा। डिसइंफेक्ट द स्किन विथ नॉन अल्कोहलिक डिसइंफेक्टेंट। जो यूजुअल डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं, हमको जब इंजेक्शन लगने वाला होता है तो जो मेडिकल पर्सन यूज़ करता है वो अल्कोहलिक होता है। अगर अल्कोहल के केस पे अगर आप ले रहे हैं ब्लड सैंपल तो अल्कोहलिक रिलेटेड अल्कोहल कंटेंट जिसमें हो वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर ब्लड सैंपल में डिफरेंस आ जाएगा, ब्लड लेवल में चेंजेस आ जाएंगे, आपको सही सैंपल का जानकारी नहीं मिलेगा। इस वजह से जो नॉन अल्कोहलिक डिसइंफेक्टेंट है सैंपल लेने के लिए उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी क्लोराइड। जो मर्क्यूरी क्लोराइड है वो एक डिसइंफेक्टेंट है और अल्कोहल इसमें नहीं है। पोस्टमार्टम के केस में अगर ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, अगर पोस्टमार्टम मीन्स डेथ के बाद अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उस पर्सन का ब्लड हमको कलेक्ट करना है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमको 2 दिन के अंदर ही कलेक्ट करना ज़रूरी है। 2 दिन के अंदर आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट कर ही लेना है। और जो ब्लड है वो 2 डिफरेंट पार्ट से लेंगे, या तो CFS से लेंगे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारा, या तो फिर विट्रस ह्यूमर से लेंगे। जो ये दो जगह के जो ब्लड सैंपल्स है वो सही रिजल्ट देंगे इन द केस ऑफ पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम ब्लड 2 दिन में लेना है, CSF से लेना है या विट्रस ह्यूमर से कलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर नॉर्मल ब्लड सैंपल चाहिए तो आप बॉडी के किसी भी पार्ट से ले सकते हो। कोई क्वालिफाइड पर्सन ही उसको ब्लड विड्रॉ करेगा बॉडी से। हम क्यूबिटल वेन से जनरली ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल किट्स आते हैं कमर्शियली अवेलेबल जो होते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ों से बना होता है वो किट। तो उस किट में सबसे पहले डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, ब्लड कलेक्शन करने के लिए ट्यूब्स होंगे, प्रिजर्वेशन करने के लिए प्रिजर्वेटिव होगा जो कि सोडियम फ्लोराइड होगा, और एंटीकोएगुलेंट्स भी होते हैं जो कि फ्लोराइड सिट्रेट या मर्क्यूरी सॉल्ट हो सकते हैं। हमने मर्क्यूरी फ्लोराइड एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया है और उसके अलावा मर्क्यूरी सॉल्ट और सोडियम फ्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव और एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब बात आती है यूरिन सैंपल पे। ब्लड सैंपल का तो हमने देख लिया। यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट करना है? इजी होता है यूरिन सैंपल को कलेक्ट करना एज़ कम्पेयर टू अदर सैंपल कलेक्शन।
पर तुरंत अगर राइट अवे अगर आप यूरिन सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सही रिज़ल्ट नहीं देता है, वो अल्कोहल का सही इंडेक्स नहीं बताता है। जस्ट आफ्टर कैप्चर अगर आप चाहते हैं कि यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लें, तो अगर आपको सही इंडेक्स जानना है ब्लड अल्कोहल लेवल का, तो उसके लिए आपको 1 या आधे घंटे का वेट करना होगा। आपके सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो आप अगर यूरिन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो यू शुड कलेक्ट इट इन हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर। तो उसके लिए आपको आधा घंटा और 1 घंटा रुकना पड़ेगा। और जो यूरिन सैंपल है उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको 0.2% फ्लोराइड यूज़ करना है। यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करेंगे फ्लोराइड से 0.2% से। अब सलाइवा सैंपल की बात करते हैं। सलाइवा सैंपल जनरली नहीं कलेक्ट करते हैं क्योंकि और भी ईज़िली अवेलेबल सैंपल कलेक्शन के मेथड्स हमारे पास हैं इस वजह से। तो अगर सलाइवा सैंपल कलेक्ट करना है तो जिस पर्सन का आपको सलाइवा सैंपल कलेक्ट करना है उसको पैराफिन देते हैं च्यू करने के लिए। पैराफिन च्यूइंग से क्या होता है, पैराफिन चबाने से सलाइवेशन बढ़ जाता है, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं आगे एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं ब्रीथ सैंपल की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और जनरली ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में ब्रीथ सैंपल ही लेते हैं और ब्रीथ अलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो ब्रीथ सैंपल लेने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलर एयर लेना है, जो कि लंग्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट होता है उसमें जो प्रेजेंट एयर होता है वो हमारे काम की चीज़ है। तो हमको कोशिश करनी है कि हम वो एयर कलेक्ट कर सकें। अब उस एयर को, एल्वियोलर एयर को कलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल ब्रीथ है और एल्वियोलर जो एयर है वो मिक्स होके अल्कोहल का अमाउंट डाइल्यूट कर देती है। जो एयर है हमारे बॉडी में प्रेजेंट वो इक्विलिब्रियम पे रहती है अल्कोहल लेवल के। इस वजह से जो ब्रीथ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है अल्कोहल एनालिसिस पे। तो कैसे कलेक्ट करना है, जैसा हमने कलेक्ट किया, एक पर्सन को ब्रीथ सैंपल देने को बोला, उसने एक्सेल किया, गैसेस जो भी गैस है वो रिलीज़ हुई, तो उसका 2/3 ही हम एल्वियोलर एयर मानेंगे। टोटल एयर का 2/3 एयर ही एल्वियोलर एयर हम मानेंगे। या फिर अज्यूम करेंगे कि जो हमने टोटल एक्सेल गैस ली है उसमें 5.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद जो एल्वियोलर एयर है उस बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कलेक्ट करने के लिए जो लास्ट का फोर्स्ड ब्रेथ होता है, अगर किसी ने ब्रीदिंग करी, एक्सेल किया, तो जो लास्ट में है उस सैंपल को फोर्सली कलेक्ट, आपको बोलना है कि आपको फोर्सली एक्सेल करना है। तो जो लास्ट का बचा हुआ ब्रीथ है उसमें एल्वियोलर एयर का कंटेंट ज़्यादा होता है, और उसमें हम मेजर कर सकते हैं ब्लड अल्कोहल लेवल को। तो फोर्स ब्रीथ जो होती है, फोर्स एक्सेलेशन जो होता है, उसमें एल्वियोलर एयर का प्रेजेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके अलावा कुछ सेक्शंस है आईपीसी के जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमने डिस्कशन कर लिया। ब्लड कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन, सलाइवा और ब्रीथ का कलेक्शन, ये 4 जनरली यूज़ किए जाते हैं एज अ सैम्पल फर्दर एनालिसिस के लिए, और ये जानने के लिए कि ब्लड में कितना कंटेंट अल्कोहल प्रेजेंट है। और हमको जान के करना क्या है, किसी पर्सन के ब्रीथ में या किसी पर्सन के ब्लड में अल्कोहल का कंटेंट कितना है। अगर किसी पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम करके कोई क्राइम कमिट किया या एक्सीडेंट किया या कोई भी टाइप का क्राइम उसने अपने इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में किया, तो वो कौन सी कैटेगरी के ऑफेंस में आएगा, इस चीज़ को जानने के लिए हम एनालाइज करेंगे और ये जानेंगे कि XYZ किसी भी पर्सन के बॉडी में कितना % अल्कोहल प्रेजेंट था। जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं अल्कोहल से रिलेटेड या इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, तो बात करेंगे सेक्शन 84 की आईपीसी की। ये डायरेक्टली इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी फॉर द बेस हम सेक्शन 84 को देख लेते हैं। तो ये किस चीज़ पे है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो भी पर्सन जिसका माइंड अनसाउंड हो, जिसका दिमाग ठीक नहीं हो, उस पर्सन के बारे में बात की गई है। जनरली जो लोग इंटॉक्सिकेटेड होते हैं उनका जो बैलेंस है माइंड का इंटॉक्सिकेशन में बिगड़ जाता है, तो उनका माइंड अनसाउंड मान सकते हैं हम। तो जो सेक्शन 84 है आईपीसी का, वो ये बोलता है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट
by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. मतलब वो पर्सन अगर कोई क्राइम कमिट करता है, ऑफेंस करता है, तो उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, उसको हम क्राइम नहीं मानेंगे अगर वो उस टाइम अपने अनसाउंड माइंड में है और उसको ये नहीं पता है कि जो वो कर रहा है उसका नेचर गलत है, या उसका नेचर या तो गलत है या तो लॉ के अगेंस्ट है। कोई जो भी लॉ है, कोई ऑफेंस होता है, जो लॉ होता है उसको तोड़ना, तो अगर लॉ के अगेंस्ट है और कोई गलत चीज़ है उस पर्सन को नहीं पता है अपने अनसाउंडनेस की वजह से, तो वो ऑफेंस या वो कोई क्राइम नहीं कहलाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 85। 85 क्या है? जो सेक्शन 85 है आईपीसी का, वो क्या बोलता है? एक्ट, कोई भी पर्सन का एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। किसी पर्सन के विल के अगेंस्ट अगर इंटॉक्सिकेशन कॉज किया गया है और उसकी वजह से वो इनकेपेबल है ये जज करने के लिए कि कोई चीज़ सही है या गलत है, तब वो आएगा सेक्शन 85 आईपीसी में। देखते हैं कि ये लॉ क्या बोलता है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that thing is intoxicated was administered to him without his knowledge or against his will। इसमें क्या है कि किसी पर्सन को अगर उसके जानकारी के बिना इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल दे दिया गया बिना बताए, और वो इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में चला गया, और इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो कर रहा है वो गलत है या फिर वो लॉ के अगेंस्ट है, तो उस हालत में किया हुआ कोई भी ऑफेंस या कोई भी क्राइम हम क्राइम या ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो ये है सेक्शन 85 आईपीसी का। अब सेक्शन 86 आईपीसी का क्या बोल रहा है? ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। तो जो ऑफेंस है उसका कोई पर्टिकुलर इंटेंट है, कोई मकसद है। नोइंग नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है पर उसको ये नॉलेज है, जो वो कर रहा है उसकी नॉलेज है और कोई पर्टिकुलर इंटेंट से उसने किया है। तो देखते हैं ये लॉ क्या बोल रहा है। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस अनलेस done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with an if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। जो भी इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल है वो भले ही उसके नॉलेज के बिना उसको दी गई है या उसके से छुपा के दी गई है, तो अगर वो कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, अनलेस अगर वो किसी पर्टिकुलर नॉलेज के साथ कर रहा है और इंटेंशन के साथ कर रहा है, तब उसको ऑफेंस मानेंगे। अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में उसको पता नहीं है कि वो इंटॉक्सिकेटेड किया गया है, कोई ऑफेंस कर रहा है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में हम उसको नहीं मानेंगे। पर अगर उस इंसान को ये पता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है और लॉ के अगेंस्ट है, पर उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई इंटेंट है उस काम को करने के पीछे, तब हम उसको ऑफेंस मानेंगे, उसको क्रिमिनल मानेंगे। तो ये है सेक्शन 86 आईपीसी का, जो कि ये सारी चीज़ें कहता है। तो ये जो 3 लॉ है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के केस में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और कौन से सेक्शन में क्या बोला गया है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये थोड़ी लॉ वाली लैंग्वेज है तो इसको याद नहीं रखना है, बट जो इसका होल आइडिया है वो आपको याद रखना है, तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में केमिकल एनालिसिस की बात करेंगे इथाइल अल्कोहल की, और शुरू करेंगे मिथाइल अल्कोहल के बारे में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।